तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउचन के कमांड पर सारे के सारे लोग यहाँ पे डीमन पे चार्ज कर देते हैं, जहाँ पे मून डीमन गॉड को तो हमारी सर हरा देती है। लेकिन अब यहाँ पर बारी थी दोनों तरफ के जो टॉप के लीडर्स थे उनकी। एक तरफ था ह्यूमैनिटी का हीरो और हमारा होप यानी कि लॉन्ग हाउचन, तो वही दूसरी तरफ अपनी रेस को बचाने के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद, यहाँ तक कि अपने भाइयों तक को खो देने के बाद अभी भी ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से क्रश करके डीमन का पूरे इलाके में कब्जा करने के लिए डीमन गॉड एम्परर फेंगशू यानी कि गॉड ऑफ सिन मौजूद था। दोनों ही लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और यहाँ पीछे से हाउचन की पूरी टीम उसे बैकअप देने के लिए खड़ी हो जाती है। सभी लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अपने पीक फॉर्म को अनलीश करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि चाहे जो हो जाए आज हम हमारे कैप्टन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन ने अपने गॉड ऑफ लाइट एंड होप के पावर को भी अनलीश करते हुए सीधा डीमन एम्परर फेंगशू की तरफ चार्ज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ सिन भी अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए हाउचन के ऊपर हमला कर देता है। और अब आगे सो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर मैदानी जंग का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली हमें ग्राउंड जीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ कत्लेआम मचा था, चारों तरफ खूनी मंजर था और यहाँ पर जिस भी और नजर डालो वहाँ पर बस खून ही खून फैला हुआ था। और तभी इसी बीच यहाँ पर बाकी सारे नाइट्स भी मैदानी जंग की तरफ बढ़ते हैं और ये लोग आज होने वाले इस बैटल के इम्पोर्टेंस को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लिटरली यहाँ पर ये लोग सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन फिर भी हर कोई अपना पूरा 100% दे रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें ये दिखाया गया है कि थ्रोन ऑफ स्टील में सिर्फ हाउचन और उसकी पूरी टीम ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राउंड जीरो पे जो लोग फाइट कर रहे हैं, एक्चुअल कॉम्बैट कर रहे हैं, जिनके चलते यहाँ पे डॉन ऑफ लाइट के जितने मेंबर्स हैं यानी कि हाउचन के जो टीम मेंबर्स हैं, जो बेफिक्र होकर बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स को हटाने में लगे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनका कैप्टन यानी कि उनका चेयरमैन लॉन्ग हाउचन फ्री माइंड होकर बिल्कुल डीमन एम्परर से फाइट करने में बिजी है। यहाँ पर हमें लिटरली जो नॉर्मल से नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं उनको भी स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। बेसिकली बताया यही जा रहा है कि ये आखिरी मुकाबला है, ये आखिरी बैटल है और करो या मरो वाली सिचुएशन दोनों तरफ है, जहाँ पे हमें एक नरेटिव वॉइस भी बताती है कि आज का दिन दोनों तरफ के लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज 6198वां साल है जब से डीमंस इस होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर डिसेंडेंट हुए हैं। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे मेटियोर से भी यहाँ पर डीमंस के ऊपर भी हमला हो रहे थे और साथ ही जो यहाँ नाइट्स थे उनके ऊपर भी हमला हो रहे थे। और वो नरेटिव वॉइस हमें बताती है कि आज वो फाइनल दिन है जिसके लिए दोनों पक्ष के लोग ही पूरी जी जान के साथ फाइट कर रहे हैं। और बीते 6000 साल से चली आ रही इस बैटल का अंत भी आज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अब बात आर या पार की आ चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, या तो डीमन रेस बचेगा या फिर ह्यूमैनिटी। आज यहाँ अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और जिसके लिए हर एक इंसान यहाँ पर अपना 100% देने के लिए खड़ा है। इसी के साथ अब हमें यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों को दिखाया जाता है, जिनमें हम यहाँ पे मेजर्स को देखते हैं, लिनसिन और बाकी सभी लोग जो लोग भी यहाँ पर मेजर्स है वो सभी अपने अपने फायर अटैक को यहाँ पर लीज करते हैं। इसी के साथ उसका एक एक आग का गोला काफी सारे डीमंस को एक साथ निपटा देता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है क्योंकि गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्परर फेंगशू ने अपने डिवाइन पावर का यूज करके इन्हें वापस से जिंदा जो किया है, जिसके चलते अब तुम अंदाजा लगा लो कि आज तक कितने डीमंस मारे गए होंगे और इसने कितनों को रिजरेक्ट किया होगा। अभी यहाँ पे हम ग्रैंडपा लॉन्ग को भी देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं उनका व्हाइट ड्रैगन और वो पूरी तरीके से कहर बरपा रहे थे। लिटरली वहाँ पे वो चुन चुन के हर एक डीमन को मार रहे थे, उनकी रेंज पे आने वाला कोई भी डीमन बच नहीं पाता। इसी के साथ वो यहाँ पर हवा में जंप करते हैं, जिसके चलते वहाँ की आइस पूरी तरीके से क्रैक कर जाती है और उनका जो व्हाइट ड्रैगन था वो यहाँ बहुत से डीमंस को एक अटैक में ही निपटा देता है। बेसिकली वो यहाँ पर ग्राउंड पे बैटल कर रहे थे, तो यहाँ पर जितने भी एरियल अटैक्स हैं उन्हें यहाँ पर उनका ड्रैगन हैंडल कर रहा था। अभी यहाँ पर हमें उस दूसरे नाइट को भी दिखाया जाता है जो कि फैंग का काफी अच्छा दोस्त है और यहाँ पे वो भी अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहा था। अब बारी थी यहाँ की एल्फ्स की और एल्फ्स भी अपने पावर्स का यूज कर रहे थे। यहाँ में हमें पाइथन ट्राइब के लोगों को भी दिखाया जाता है। लिटरली ये लोग भी काफी ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन जब एल्फ्स अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज करते हुए उन्हें हील करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर इनके अंदर की जो ताकत है वो वापस से जाग जाती है। इसी के साथ हमें पाइथन ट्राइब की प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी अपना पूरा जोर दे रही थी और उसका जो स्पेयर था ना, लिटरली वो अब तक 100 से ज्यादा डीमंस को स्ले कर चुकी थी। और इसके स्पेयर की खासियत यही है कि ये एक हंटर की तरह एक्सपेंड भी कर सकता है, तो लॉन्ग रेंज के जो अटैक्स होते हैं वो भी वो बहुत इजीली कर पा रही थी। इसी के साथ हम यहाँ पर उस ड्रैगन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा कत्लेआम कर
कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और उसका काम तमाम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजंस होते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीमंस मारे जा रहे थे, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे ह्यूमंस भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब वो नरेटर वॉइस आगे बताती है कि दो रेसेस के बीच में होने वाली ये बैटल कौन सा रुख लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों तरफ के बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि इस डिसाइसिव बैटल के अंजाम को देखने से पहले ही अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ पे हमें काफी सारे नाइट्स के डेड बॉडीज भी दिखाई जाती है जो कि नतीजा जानने से पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अब तभी काफी सारे जो डीमंस थे ना वो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हम मैदान जंग में सायर को देखते हैं जो कि हाउचन को पीछे से बैकअप दे रही थी और यहाँ पर जो भी यहाँ हाउचन की तरफ बढ़ने लगता वो उन सभी को निपटा के रख देती है। लिटरली वो अपने एक स्लैश अटैक से सारे के सारे ड्रैगन्स को वहाँ पर मिटा देती है। इस दौरान हमें वापस से दिखाया जाता है कि अभी भी यहाँ पर काफी सारे जो डीमंस थे वो लोग फाइट कर रहे थे और लिटरली नाइट्स को बहुत ही बुरी तरीके से बेरहमी के साथ स्लॉटर कर रहे थे। अभी भी ये जो मुकाबला है इसमें डीमंस भारी थे। अब तभी यहाँ पर हमें एक सुनहरी रोशनी दिखाई जाती है। ऐसा लग रहा है कि कोई नया सूरज इनके सामने उग रहा हो, जिसकी रोशनी धीरे धीरे करके सभी की ओर पड़ने लगती है। हम सैर को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इस रोशनी को फील कर पाती है और तभी वो नरेटर वॉइस से कहने लगती है कि आज का ये डिसाइसिव बैटल सिर्फ दो अलग अलग रेसेस के बीच नहीं है, बल्कि आज का ये जो अल्टीमेट बैटल है ये तो गॉड्स के भी बीच है। जो भी जीतने वाला होगा वो इस वर्ल्ड की आने वाली तकदीर को लिखेगा, वो भी अपने हाथों से। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि तेज रोशनी के साथ हाउचन अपने गॉड ऑफ लाइट एंड होप की पावर को अनलीश करता है। यहाँ पर उसकी डिवाइन पावर चारों ओर बढ़ने लगती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उस ओर जाता है। सभी आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर की हाउचन ऑलरेडी मौजूद था और ये लोग काफी ऊंचाई पर थे। इसी के चलते सभी लोगों को बस यहाँ पर उसकी डिवाइन ऑरा बस फील हो पाती है और तभी आसपास का जो क्लाउडी एरिया था इसके बीच में हमें लाल गरजते हुए बादल नजर आते हैं। साथ ही जो स्लॉटर ऑरा है वो और ज्यादा ट्रेमेंडस हो जाती है और हाउचन बस उसी ओर देखे जा रहा था, यहाँ तक कि हाउचन की जो गॉडली पावर है ना डिवाइन ऑरा उस तक को ये सप्रेस कर देता है। और तभी यहाँ पर हमें दो ड्रैगन्स के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर तेज बिजलियां कड़कती है और इन्हीं के बीच में हमें यहाँ इनका फिगर दिखाया जाता है। इसी के साथ उनमें से एक ड्रैगन तेजी से दहाड़ मारते हुए तेजी से रोटेट करने लगता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि उसने पूरी तरीके से जो गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्परर फेंग शू है उसे यहाँ पे कवर करके रखा हुआ था और सेंटर में मौजूद था गॉड ऑफ सिन। उसका जो ड्रैगन है वो पहले से कई गुना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है। लिटरली अब तुम समझ जाओ कि हाउचन का सामना दो लोगों से है यहाँ पे और गॉड ऑफ सिन का ये लुक ना खुद कमाल का लग रहा था, जहाँ पर पोल रेड कलर के थंडरस क्लाउड के बीच में खड़ा था और आसपास उसके ड्रैगन हलचल कर रहा था और यहाँ पे उसकी ऑरा और ज्यादा एक्सपेंड करती जाती है और वो बताने लगता है कि अब जबकि तुम एक गॉड बन चुके हो तो जरा बताओ जब तुम इस दुनिया की तरफ पलट के देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये सभी जिनके लिए तुम फाइट कर रहे हो ये सभी एक चींटी के समान है और तुम इनसे सबसे ज्यादा सुपीरियर हो, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और तब यहाँ पर वो अपने गॉड ऑफ सिन की जो ऑरा है ना उसे रिवील करता है और उसने यहाँ पर हाउचन नहीं बल्कि पूरे के पूरे जैसे वर्ल्ड को ही अपनी ऑरा के चलते सप्रेस कर लिया हो। उसका जायंट सा फिगर हमें अर्थ के ऊपर नजर आता है। इसमें तुम लोगों को पहले ही बता रही हूँ कि यहाँ पर तुम्हें एक से बढ़कर एक प्लैनेटरी लेवल के अटैक देखने को मिलने वाले हैं, तो छोटे मोटे जो अटैक्स हैं उनकी उम्मीद तुम कतई मत रखना क्योंकि दोनों यहाँ पे गॉड्स बनके एक दूसरे से आपस में फाइट करेंगे। इसी के साथ गॉड ऑफ सिन के हाथ से तेज थंडर गिरने लगता है, जिसके चलते जैसे ही वो अर्थ पे गिरता है तो होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर चारों ओर तेज बिजलियां गिरने लगती है, जिसके चलते आसपास एक के बाद एक एक्सप्लोजन होते चलते हैं और यहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस जो है अपनी जान ऑन द स्पॉट गवा देते हैं। ड्रैगन पास का जो एरिया था ना वहाँ की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। लिटरली नाइट्स यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, लेकिन एक के बाद एक इनके ऊपर बिजलियां गिरती जाती है, जिसके चलते दे दनादन उस ब्रिज के ऊपर एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और काफी सारे नाइट्स बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। अब तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही दूसरा वेव आने वाला था थंडर का, अचानक से इन सभी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो कि बाहर से आ रही इस ट्राइब्यूशन थंडर को जैसे रोक लेती है, जो कि ऊपर ही ऊपर उस बैरियर से टकराता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि ये बैरियर और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन यानी कि गॉड ऑफ लाइट एंड होप की तरफ से ये शील्ड प्रोवाइड की गई थी और वो उसके थंडर अटैक को रोकते हुए कहने लगता है कि तुम गलत हो, मुझे बस ये लगता है कि जब से मैं एक गॉड बना हूँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही मैं ये फील करता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं और इस दुनिया में जितनी भी जगह है, हर छोटी बड़ी जान, हर छोटा बड़ा इंसान, हर एक लिविंग क्रिएचर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े, यहाँ के लोग, यहाँ के अपने हर एक चीज मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते मैं लॉन्ग हाउचन जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं कभी भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज को किसी को भी बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं हमारे लोगों, हमारी जगह और हमारी जानों से किसी को भी खिलवाड़ करने का हक नहीं देता। ये कहते हुए हाउचन अपनी आइज को
ओपन करता है और उसके हाथों में अपनी तलवार थी, और जिसके बाद वो उसकी डिवाइन ऑरा को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ उसे उठा देता है और कहने लगता है कि मैं हर उस इंसान को मिटा के रख दूंगा जो कि मेरे घर, मेरी जगह और मेरे लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचेगा भी। यहाँ पे हाओ चेन अपनी गॉडली ऑरा को रिवील करते हुए गॉड ऑफ सिन की ऑरा को सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके चलते यहाँ पे गॉड ऑफ सिन का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से में तो था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो कैप्टन कूल है, यहाँ पे वो बहुत ही शांति से कहता है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। इसी के साथ गॉड ऑफ सिन अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और कहने लगता है कि इस दुनिया का जो भी अल्टीमेट ट्रूथ है ना, उसे बस अल्टीमेट डिवाइन पावर ही तय करती है कि क्या सच होगा और क्या झूठ होगा। तभी वो यहाँ पर काफी सारी एनर्जीज को एक साथ गैदर करने लगता है और कहने लगता है कि उम्मीद है कि तुम मेरा इशारा समझ गए होगे। जिस पे हाओ चेन अपनी तलवार सीधा उसकी तरफ तानते हुए बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और वो चीज तुम डिसाइड नहीं करोगी। ये कहते साथ ही हाओ चेन पलक झपकती ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधा उसके चेस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर गॉड ऑफ सिन भी अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है, जिसके चलते जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं तो यहाँ एक पल के लिए बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है। दोनों की जो डिवाइन ऑरा है वो एक दूसरे से क्लैश करती है, आसपास का पूरा कॉन्टिनेंट जिससे शेक उठता है और तभी दोनों अब क्लोज कॉम्बैट में जुट जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाओ चेन बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर उसके हर एक स्वॉर्ड अटैक को जो गॉड ऑफ सिन है वो बहुत इजीली काउंटर कर लेता है, और तभी हाओ चेन यहाँ पर टर्न करता है और यहाँ अपसाइड डाउन टर्न करते हुए एक स्लैश अटैक सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है, जिससे गॉड ऑफ सिन बहुत इजीली डॉज कर जाता है। लेकिन तभी गॉड ऑफ सिन भी अपना एक अटैक प्रिपेयर करता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में तेजी से लहरा देता है, जिसके चलते यहाँ पे काफी सारे रेड कलर के छोटे छोटे मीटियोर्स अपीयर हो जाते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि ब्लड से बनाए गए हैं और जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। लिटरली वो एक इशारे से ही हाओ चेन की तरफ इन सभी को बढ़ा देता है। हाओ चेन उन सभी से डॉज करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर एक जायंट सा मीटियोर को वो बीच से काटते हुए सीधा उसकी ओर बढ़ चलता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि ये लोग काफी ऊंचाई पे बैटल कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे जो मीटियोर थे ना, वो यहाँ नीचे जो लोग बैटल कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है, क्योंकि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी जहाँ कहीं पे भी गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिनमें न सिर्फ डीमंस बल्कि ह्यूमंस भी मारे जाते हैं, और एक नहीं दो नहीं, ऐसा हर एक डायरेक्शन में होता है, जिसके चलते यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी की तरफ से लोग फाइट कर रहे थे उन्हें भी अब इसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि ये किसी सरप्राइज अटैक की तरह था और एक ऐसा एरियल अटैक जिसे कि रोकने के लिए किसी एक को वहाँ पे लगना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते तभी यहाँ पर इन्हें एक तेज ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज आती है, और जिसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना वो बहुत ही ज्यादा फील हो रहा था, जिसके चलते यहाँ सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और हम यहाँ बादलों के बीच में एक जायंट से ड्रैगन का फिगर देख पाते हैं। सभी का ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेता है और वो धीरे धीरे मूव कर रहा था, और तभी यहाँ पर तो ये सीन चल रहा था, लेकिन यहाँ हम हाओ चेन और डीमन एम्परर फेंग शी को देखते हैं, जहाँ पर हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड को लेकर वापस से इसकी तरफ चार्ज करता है और हवा में ही हाओ चेन उसके ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक करता है। पहले से दो जो स्लैश अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे थे, डीमन एम्परर फेंग शी बहुत इजीली इनसे काउंटर कर लेता है, और अब वो भी हाओ चेन के साथ लुका छिपी का खेल नहीं खेला जाता, तो अब वो एग्रेसिव होते हुए उसकी तरफ चार्ज करता है, और जैसे इसकी तरफ बढ़ता है दो और स्लैश अटैक हाओ चेन उसकी ओर बढ़ा चुका था, लेकिन उनमें से एक से बचते साथ ही यहाँ पर जो डीमन एम्परर का असली प्लान था वो उसे एक्टिवेट करता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और जैसे वो मुट्ठी को टाइट करता है उसका जो असली प्लान है वो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ हम उसके पीछे एक रेड कलर के पोर्टल को बनता हुआ देख पाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेडली लग रहा था, और तभी इसी के साथ उस पोर्टल से हमें 6 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, जो कि यहाँ डीमन एम्परर के इशारे में बाहर निकलते हुए हाओ चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये तो असल में बहुत बड़े बड़े रेड ब्लडी स्वॉर्ड्स थी। अब यहाँ पे हाओ चेन जब देखता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके तरफ से हर एक डायरेक्शन से ये जो 7 जायंट सी ब्लड स्वॉर्ड्स थी जो कि फुल्ली थंडर एनर्जी से कवर थी, वो तेजी से हाओ चेन की ओर चार्ज कर रही थी और लिटरली उसकी बॉडी कैसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी पावर को भी ये अनलीश करती है। यहाँ इस वक्त हाओ चेन को ऐसा लग रहा था कि वो डीमन एम्परर के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है, और डीमन एम्परर का उसे जायंट सा यहाँ फिगर नजर आता है, जिसने कि जैसे हाओ चेन को हर एक डायरेक्शन से पूरी तरीके से घेर रखा हो, और ये जो ब्लडी स्वॉर्ड्स थी ना ये बहुत ही ज्यादा मैसिव थी, लिटरली हाओ चेन के जैसे साइज से भी ज्यादा। गॉड ऑफ सिन यहाँ पर अपनी मुट्ठी को जैसे क्लोज करने वाला था, और तभी उसके कमांड से ये जो 7 स्वॉर्ड्स थी ये तेजी से हाओ चेन की तरफ और एक्सेलरेट करती है, लेकिन हाओ चेन निकालता है यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन के स्वॉर्ड को और चल्ला के मारता है, जिसके चलते एक स्लैश अटैक और ये सातों के साथ जो ब्लड स्वॉर्ड्स थी ये सब के सब एक साथ वहाँ पे शैटर्ड कर जाती है। मतलब कि यहाँ हाओ चेन की स्वॉर्ड अकेले इन सब पे भारी पड़ रही थी, और तभी हाओ चेन यहाँ पे रेडियंस ऑफ अ मैरियर ड्रेलेंस नाम की टेक्निक का यूज करता है, और यहाँ पे तुम लोग बस एनिमेशन देखो, यूं ही लोग यहाँ पर इसे सोल लैंड से कंपेयर नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे हाओ चेन अपने मैरियर ड्रेलन की रेडियंस का जैसे यूज करता है ना, तो यहाँ पर आस पास के इलाके में इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें थी जिनके अंदर थोड़ी भी डिवाइन ऑरा होती है वो बाहर निकलना शुरू कर दी थी। फिर
चाहे वो नदी, पहाड़, पेड़, पौधे, वो जैसे कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के हर एक छोटी बड़ी चीज से डिवाइन पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था और जो कि हर एक डायरेक्शन से निकलते साथ ही अलग अलग रंगों में डिवाइड होकर सीधा हाउचन की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर हम पर्पल, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज और ब्लू इन सभी कलर्स को देख पाते हैं। और जैसे ही हाउचन के अंदर ये समा जाती है, अचानक से हाउचन का जो फिगर था ये बहुत ही तेजी से ब्राइटली शाइन करता है और जो कि हाउचन की फिगर को और ज्यादा डिवाइन वाला लुक प्रोवाइड करा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाउचन के अलावा यहाँ पर कोई और डिवाइन फिगर हो ही नहीं सकता। तभी हाउचन यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट एंड होप की पावर को एक साथ अनलीश करता है, यानी कि वो यहाँ पर सभी को एक उम्मीद, एक वार्मनेस और एक ताकत देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो गोल्डन फेदर्स थे वो चारों ओर बिखेरने लगते हैं। तभी हम यहाँ पे ग्रैंडपा मलादीन को भी देखते हैं जो कि बेसिकली फाइट करने में बिजी थे और यहाँ पर डीमंस को निपटा रहे थे, लेकिन जब वो यहाँ पर इस डिवाइन ऑरा और उन गोल्डन फेदर्स को देखते हैं वो भी सब कुछ छोड़ के अब उसी ओर देखने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें बाकी के नाइट्स को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उनके आसपास भी ये गोल्डन फेदर्स और ये जो डिवाइन ऑरा है ये पहुंच चुकी थी। सभी की निगाहें बस यहाँ ऊपर की ओर सेट हो जाती है। सभी लोग ये बहुत ही अच्छे से जानते थे कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि उनके चेयरमैन यानी कि लॉन्ग हाउचन का है। अब हाउचन का ये जो डिवाइन ऑरा था ये उसके लोगों को तो पावर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन जो डीमंस होते हैं जब उनके ऊपर ये डिवाइन रोशनी पड़ती है वो यहाँ से दूर छिटक जाते हैं, जैसे कि मानो कि हाउचन की ये डिवाइन ऑरा उनके बॉडी को बर्न कर रही हो, जिसके चलते वो लोग शेल्टर लेना शुरू कर देते हैं। और तभी हाउचन जो कि अपनी स्वॉर्ड से भी उसी ऑरा को लगातार बाहर निकाले जा रहा था और बहुत ही ज्यादा वो गुस्से में था, तभी वो यहाँ पर अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए गॉड ऑफ सिन से कहने लगता है कि जिस सच्चाई की बात तुम कर रहे हो ना, जिसे तुम मानते हो, जिसे तुम डिटरमाइन करते हो, जब तक उस सच्चाई को हर एक लोग डिटरमाइन नहीं कर लेते वो सच नहीं माना जाएगा। ये कहते हुए वो एक कमाल का स्लैश अटैक प्रिपेयर करता है जो कि घुमा के वो सीधा गॉड ऑफ सिन की तरफ जड़ देता है और गॉड ऑफ सिन जिसकी आंखों में जितना कोल्डनेस है उतना ही ब्रूट है, उसका हर एक अटैक होता है। वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना होगा। हाँ, ये कहते हुए वो एक स्माइल करता है और उसकी स्माइल ही बता रही थी कि जैसे वो हाउचन को छेड़ रहा हो। तभी यहाँ पर वो अपने पीछे मौजूद उस पोर्टल को एक्टिवेट करने लगता है जो कि अचानक से बहुत तेजी से हरकत करते हुए रोटेट करना शुरू करती थी और हम देखते हैं कि उसके एक इशारे से उसके पीछे वो जो पोर्टल था वो धीरे धीरे करके एक मिनी ब्लैक होल में बदल जाता है जो कि हर एक चीज को अपने सक्शन फोर्स के चलते अपने अंदर खींचने लगता है। और तभी हाउचन का ये डिवाइन स्लैश अटैक सीधा उससे जा टकराता है और यहाँ पर एक ह्यूज इम्पैक्ट दोनों को ही फील होता है, लेकिन दोनों अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ये अटैक गॉड ऑफ सिन के पीछे मौजूद वो जो पोर्टल था वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे गाइस देखने वाली बात ये थी कि जैसे ही वो अटैक को डिवोर करता है ना, तो उसके पीछे वो जो पोर्टल था वो एक और बड़े से एक जायंट से मून शेप के मीटियर को प्रिपेयर करता है, जो देखकर हाउचन भी कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ही अटैक को यहाँ पर डीमन गॉड एम्परर ट्रांसफॉर्म करके यूज कर रहा है। और तभी धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि उस ब्लडी मून का साइज ना काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है। रेपल वो सॉलिड फॉर्म से यहाँ पर एक गैस का फॉर्म ले लेता है और चारों ओर बस एक ब्लडी मिस्ट जो कि हाउचन का सबसे ज्यादा करीब पहुंच चुका था, धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से हाउचन को ही जैसे अपने अंदर समा लेता है। ये देखकर वेंगियान के ग्रैंडपा से लेकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सीमा सियान समेत सभी लोग ऊपर की ओर देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि उनके कैप्टन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ ये जो ब्लडी मिस्ट था जो कि धीरे धीरे आसपास के हर एक ऑब्जेक्ट को अपने अंदर सक्शन फोर्स के जरिए से खींचते हुए अपना साइज एक्सपेंड कर रहा था, वो धीरे धीरे इस हद तक पहुंच चुका था कि यहाँ ड्रैगन पास के एरिया में जितने भी बड़ी बड़ी चीजें थी, बड़े बड़े पत्थर थे, उन तक को भी हवा में उठाकर अपनी ओर खींचने लगता है, जिसके चलते चेरी और मैक का ध्यान भी उसी ओर जाता है। हम यहाँ पर एक बहुत बड़े से ब्लडी मून शेप के उस ब्लडी मिस्ट के बॉल को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने लिविंग क्रिएचर्स के ब्लड को अब्सॉर्ब किया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बैटल अरीना में अब सभी लोग सारी चीजें छोड़कर बस उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि ये जो भी चीज थी यहाँ पर जितने लोग मारे गए थे ना, उनके ब्लड को अब्सॉर्ब करना भी अब शुरू कर देता है। और हवा में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी के बॉडी से ब्लडी मिस्ट बाहर निकलने लगती है और हवा में फ्लोट करते साथ ही सीधा उस जायंट से ब्लडी मिस्ट में जाके समा जाती है। यहाँ पे वेंगियान समेत जितने भी बड़े बड़े लोग थे, यहाँ तक कि जो शहर थी वो भी अब उसी की तरफ ध्यान देने लगते हैं क्योंकि हाउचन की ऑरा कहीं ना कहीं अब इन्हें फील नहीं हो रही थी, जैसे कि मानो वो अब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे शहर से रहा नहीं जाता, वो सीधा उसी ब्लडी मिस्ट की तरफ बढ़ने लगती है और उसे काफी देर तक अब्सॉर्ब करती है। हाउचन के साथ वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है लेकिन हाउचन की तरफ से उसे कुछ भी फील नहीं होता, जिसके चलते यहाँ पे शहर थोड़ी पैनिक कर जाती है। उसके मन में काफी सारे बुरे ख्याल आ रहे थे और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये जो ब्लडी मिस्ट का बॉल था ना, ये बहुत ही वायलेंटली एक्ट करना शुरू कर देता है। तेजी से ये रोटेट करते हुए आसपास की काफी सारी ब्लडी मिस्ट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और यहाँ जिन जिन ब्लड्स को इसने अब्सॉर्ब किया था उसके अंदर चीखने की आवाजें भी आ रही थी। और तभी हमें यहाँ पर उस ब्लडी मिस्ट के बिल्कुल अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बिल्कुल पिच ब्लैक
ब्लैक अंधेरा था और कहीं पर भी लाइट का कोई भी सोर्स नहीं था। पर तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर की छोटी सी लाइट जो कि इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि जितना इसका साइज था वो उस हद तक पूरे अंधेरे को भेद चुकी थी। और तभी यहाँ पर हमें हाउचन के हाथ दिखाए जाते हैं और वो उस लाइट को चारों ओर से कवर करता है अपने हाथों के जरिए से और बताने लगता है कि ये इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाली सबसे पहली रे ऑफ लाइट है। इसी के साथ हाउचन बड़े ही प्यार से उसे अपने दोनों हाथों की मुट्ठी के बीच में कैद कर लेता है, जिसके चलते धीरे धीरे करके ये रोशनी उसके हाथ से लेकर उसके पूरे के पूरे बॉडी में फैलना शुरू कर देती है। और अगले ही पल हाउचन अपने हाथ को धीरे से खोलते हुए कहने लगता है कि इसी पहली रोशनी को कहा जाता है डॉन ऑफ लाइट। ये कहते हुए हाउचन उस रोशनी को यानी कि डॉन ऑफ लाइट को हवा में ऊपर उठा देता है, जिसके चलते यहाँ पे वो ब्राइट रोशनी यानी कि जो अंधेरे को चीरती है जिसे कि डॉन ऑफ लाइट कहा जाता है, वो ऊपर की तरफ जाते हुए अपनी रोशनी से उस अंधेरे को चीर के रख देती है। साथ ही इस ब्लडी मिस्ट वाले पूरे के पूरे एनर्जी बॉल को भी वो डिस्ट्रॉय करने लगती है और उसके अंदर से जो ब्राइट रोशनी रिलीज होती है वो यहाँ पर सीधा आसमानों से जा टकराती है। यहाँ पर दूर से जितने भी लोग थे सभी इस रोशनी को देख पाते हैं। तभी दूर से हम यहाँ पर गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन गॉड एम्परर फेंगशू को देखते हैं, जहाँ वो भी इस डॉन ऑफ लाइट को इमिट होता हुआ देख पाता है, जो कि सीधा आसमानों से जाके टकराती है। और यहाँ ये इतनी ज्यादा ब्राइट शाइन कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई भी अंधेरा इसे कभी भी डिपोर नहीं कर सकता। और जैसे वो आसमानों से टकराती है अचानक से वो 10 रे ऑफ एनर्जीज में बदल जाती है और ये जो 10 एनर्जी बॉल्स थे ये सीधा बढ़ते हैं अब डीमन एम्पर की तरफ, जहाँ वो भी इस चीज को देखकर सरप्राइज था। और धीरे धीरे करके उसके आसपास ये जो सारे एनर्जी बॉल्स थे ना, ये सारे उसके चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर उसे हाउचन की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहने लगता है कि तुम इसे देख रहे हो यार मैजेस्टी डीमन गॉड एम्पर, ये तो बस शुरुआत है तुम्हारे हार की। और तभी हम देखते हैं कि तेजी से वो एनर्जी बॉल एक एक करके उसके आसपास हाउचन का डिवाइन फिगर ले लेते हैं। यहाँ पे 10 के 10 एनर्जी बॉल्स 10 के 10 हाउचन का शेप ले लेते हैं, जिनमें से रियल वाला कौन है इसे खुद डीमन एम्पर भी पहचान नहीं पाता। और उसके आगे पीछे एक एक करके हाउचन का डिवाइन फिगर अपीयर होता जाता है। डीमन एम्पर फेंगशू अब हाउचन के क्लोन से चारों ओर से घिर तो चुका था, लेकिन यहाँ पर हाउचन का डिवाइन लुक का जो फैंटम था वो उसके सामने अपीयर होता है और जो कि फुल किलिंग इंटेंट से उसी की ओर देखे जा रहा था। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बिल्कुल सेम सिचुएशन में हाउचन था। तभी इसी के साथ हाउचन बहुत ही कूल फेमस से कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, या तुम नहीं जानते, या फिर तुम समझना ही नहीं चाहते कि जहाँ जहाँ पर भी रोशनी है, जहाँ जहाँ पे भी लाइट है, वहाँ मैं हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोगों पर वापस से हाउचन की डिवाइन लाइट पहुँचने लगती है, जिसके चलते इनकी इंजरीज अब वापस से हील होने लगती है। और जो लोग यहाँ अधमरी हालत में पड़े हुए थे और जिनकी बॉडी से यहाँ पर वही ब्लडी मिस्ट को तब से वो अब्सॉर्ब किए जा रहा था, उनकी इंजरीज भी हील हो जाती है। यहाँ पे ये कहते साथ ही हाउचन अपनी स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ तान देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे हाउचन के जो क्लोन्स थे वो भी एक साथ डीमन एम्पर की तरफ चार्ज करते हैं। और जो उसका डिवाइन फिगर का फैंटम था वो भी अपनी जायंट सी स्वॉर्ड को सीधा उसकी तरफ ऊपर से चला के मारता है। लेकिन तब तक डीमन एम्पर फेंगशू वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है। यहाँ पर चारों की स्वॉर्ड रे सीधा उससे टकरा दी है और हर एक स्वॉर्ड रे आपस में मिलते साथ ही उसके बैरियर को कोलैप्स करवाना चाहती थी, जिसके चलते उसमें दरार भी पड़ती है। और ऊपर से हाउचन का जो जायंट सा फैंटम का स्वॉर्ड था वो भी उस बैरियर से जाके टकराता है, जिसके चलते अब इसके ऊपर हल्के हल्के क्रैक पड़ने लगते हैं। और जिस अंदाज में हाउचन ने एक स्लैश अटैक से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय किया था, अब एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही करने के लिए डीमन एम्पर फेंगशू भी अपनी स्वॉर्ड को तान लेता है और चिल्ला के जैसे वो मारता है न सिर्फ उसका बैरियर बल्कि वो यहाँ के पूरे स्पेस पूरे के पूरे डायमेंशन को क्रैक करते हुए यहाँ पर अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्पेस के जो टुकड़े होते हैं वो यहाँ से काफी दूर मून के ऊपर गिरने लगते हैं। और हाउचन और जो डीमन एम्पर है दोनों ही अर्थ से टेलीपोर्ट होकर सीधा मून के ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो एपिक बैटल है वो शुरू होने वाला है, जहाँ सबसे पहले हम डीमन एम्पर फेंगशू को देखते हैं जो कि अपने प्लेनेटरी लेवल के अटैक्स को प्रिपेयर करता है। और उसके पीछे जो पोर्टल मौजूद था वो यहाँ पर उसके जरिए से एक के बाद एक दे दनादन काफी बड़े बड़े प्लेनेटरी लेवल के जो बड़े बड़े मीटियोर्स है उन्हें यहाँ समन करता है, और जिनके अंदर काफी कमाल डिस्ट्रक्टिव ऑरा भी था, जो कि यहाँ पर बस हाउचन के ऊपर बरसने के लिए तैयार बैठे थे। और तभी यहाँ पे डीमन एम्पर फेंगशू कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ये कहते हुए वो अपनी तलवार को सीधा हाउचन की तरफ तानता है और यहाँ सारे के सारे जो मीटियोर्स थे वो हाउचन की तरफ अब अपना रुख मोड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये जैसे ही हाउचन से टकराने वाले थे, यहाँ पर हाउचन अपनी ऑरा को रिवील करता है, अपनी स्वॉर्ड को तानता है, जिसके चलते सारे के सारे वो जो मीटियोर्स थे वो यहाँ पे अगले ही पल फ्रीज हो जाते हैं। अब हाउचन अपनी तलवार को तानते साथ ही अपने गॉड ऑफ लाइट एंड होप की पावर को अनलीश करता है और जैसे ही वो अपना एक कदम बढ़ाता है तो जो डिवाइन और डिस्ट्रक्टिव ऑरा उसके पैरों से निकलती
होती है वहाँ पे एक और क्रिएटर बन जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ हाउचन अपना कदम रखता है वहाँ पर उसके डिस्ट्रक्शन पावर के चलते वहाँ की जमीन ही जैसे कोलैप्स कर जाती है और तभी उसकी चपेट में जितने भी मीटियोर्स आते हैं एक के बाद एक करके सब के सब तेज तनातन एक्सप्लोड कर जाते हैं। और ये सीन ना देखने में कमाल का लगता है। यहाँ पे हाउचन को इतना गॉडली पावर दिया गया है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अभी हम मेन बैटल की तरफ गए भी नहीं, लेकिन अभी से उसका लुक और उसकी पावर सब कुछ एकदम टॉप नॉच पे है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो अपनी ऑरा को फैलाता जाता है उसके आसपास एक डिस्ट्रक्शन ऑरा नजर आने लगती है और फाइनली पलक झपकते ही हम देखते हैं कि हाउचन ने यहाँ पर जितने भी वो सारे मीटियोर्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अगले ही पल उसकी बॉडी से एक ब्राइट लाइट इमिट होती है जो कि सीधा आसमानों की तरफ बढ़ते हुए यहाँ से और ज्यादा एक्सपेंड करने लगती है और हाउचन की बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी। गॉड ऑफ सिन के सामने यहाँ पर हाउचन का डिवाइन फिगर मौजूद था जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था और नीचे से ऐसा लग रहा था कि दो हाथ यहाँ पर उससे बिल्कुल उसी तरीके से कैरी किए हुए थे जैसे कि हमने गॉड ऑफ क्रिएशन को देखा था। इसी के साथ हाउचन अपने एक हाथ को हवा में उठाता है और यहाँ उसमें काफी सारी एनर्जी को गैदर करते हुए वो सीधा आगे की तरफ उसे चारों ओर डायरेक्शन में फैला देता है। जहाँ जहाँ से भी वो पावर गुजरती है जो कि छोटे छोटे लाइट के जैसे रेशे थे वहाँ वहाँ हाउचन पहुंच जाता है। वहाँ की चीजों को वो कंट्रोल करते हुए वहाँ की हर एक चीज को हरा भरा करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ वो घास की जो लहरें होती है वो यहाँ पे बिल्कुल पिच चुकी थी और यहाँ डीमन एम्परर फेंगशू की तरफ बढ़ रही थी जो देखते साथ ही फेंगशू भी स्माइल करता है और वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे सामने की तरफ ड्रॉ करता है जिसके चलते जमीन के अंदर से काफी सारे यहाँ पे टेंटिकल्स को बाहर निकालता है जो कि ऐसा लग रहा था कि लावा से बने हुए हैं और अगले ही पल हाउचन को चारों ओर से ये घेर लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसके ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है जो कि मुंह फाड़ के हाउचन के सामने खड़ा था। इस दौरान से देखते साथ ही हाउचन को अपना भाई अपना दोस्त यानी कि हाउ यू की याद आती है और तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो कि मुंह फाड़ के उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था तभी यहाँ पर डीमन एम्परर स्माइल करते हुए वापस से अपने हाथ का एक और इशारा करता है और यहाँ पर काफी सारे डीएनए जैसे दिखने वाली ये टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो कि अब चारों डायरेक्शन से हाउचन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लिटरली वो हाउचन को दौड़ा के रख देते हैं। यहाँ पर हर एक डायरेक्शन से उसके ऊपर ये अटैक होने लगता है और अगले ही पल 6 के 6 डायरेक्शन से हाउचन के ऊपर ये हमला होता है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और चारों आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ हाउचन फील कर पा रहा था कि जैसे ही इनका ये जो ब्लैक लिक्विड इसके बॉडी के अंदर गिरता है अचानक से हाउचन को कुछ डिफरेंट फील होता है लेकिन वक्त बिल्कुल भी नहीं था तो वो यहाँ से और ज्यादा भागना शुरू कर देता है लेकिन ये टेंटिकल्स वापस से इसका पीछा करने लगते हैं। अब हाउचन हवा में फ्लोट करते हुए काफी ऊंचाई पे आ जाता है लेकिन तब तक वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही सामने की तरफ तान देता है क्योंकि सामने से आ रहा था डीमन एम्परर फेंगशू। दोनों ही फुल रेज के साथ आपस में कोलाइड करते हैं और दोनों के स्वॉर्ड भी आपस में टकराते हैं जिससे इतना ह्यूज शॉक वेव डिस्ट्रक्शन पावर के साथ रिलीज होता है कि आसपास की सारी चीजों का ये नामो निशान मिटा देते हैं। और अब पता चलता है कि क्यों यहाँ पे ये लोग फाइट कर रहे हैं अर्थ के बजाय किसी दूसरी जगह पर आए हैं क्योंकि अगर ये फाइट करने लग जाए ना अपने फुल पोटेंशियल तक तो फिर अर्थ का नामो निशान तक मिट जाएगा। और यहाँ इनका जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं टिकता, आसपास का जो बड़ा सा प्लैनेट यानी कि जुपिटर इसका इम्पैक्ट के चलते हम देखते हैं कि दोनों ही काफी दूर छिटक जाते हैं और जो इम्पैक्ट जुपिटर के ऊपर पड़ता है ना लिटरली वो अटैक इसके 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पे जुपिटर 2 हिस्सों में पड़ चुका था और इससे तुम अंदाजा लगा लो कि दोनों के अंदर जो अटैक का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो पावर है वो कितना ज्यादा है और अभी तो बस बैटल शुरू हुआ। इसी के साथ ये लोग एक और दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर भी ये इम्पैक्ट पहुंच चुका था और ये दोनों जैसे ही जमीन पे लैंड करते हैं ऐसा लग रहा था कि ये लोग उस प्लेनेट के बिल्कुल कोर के आसपास पहुंच चुके हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुका था और हाउचन और डीमन एम्परर दोनों आमने सामने थे कि तभी हाउचन अपने क्रिएशन की पावर का यूज करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता और ये सीन ना कमाल का लग रहा था जहाँ साफ यहाँ पर इनके हलचल से ही इनके ऑरा से ही पता चल रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। हाउचन जो कि हर एक कदम के साथ जैसे जैसे क्रिएशन की पावर का यूज करता है यहाँ हर एक कदम के साथ वहाँ पे जिंदगी पनपना शुरू कर देती है, चारों ओर हरियाली छाने लगती है और ये जैसे जैसे अपना कदम आगे बढ़ाता जाता है घास फूस फूल पौधे और यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स भी आने लगते हैं। हर एक जगह पर यहाँ हाउचन अपनी ऑरा के चलते जान फूंक देता है, चारों ओर हमें लाइफ ही लाइफ नजर आती है और हर एक जगह पूरी तरीके से जिंदगी के रंग में रंग चुका हो। अभी ये तो था हाउचन की पावर का नतीजा जहाँ पे वो अपने कदम के साथ जिंदगी को बिखेर रहा था लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके बिल्कुल उलट था। जहाँ जहाँ वो पैर रखता है वहाँ वहाँ की चीज पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदलना शुरू कर देती है। उसका पाँव जहाँ पड़ता है पूरी जगह पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है और इसी से ही पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ हम हाउचन का गॉडली लुक देखते हैं जो कि अपने डिवाइन पावर के चलते हर एक चीज को जिंदगी प्रदान कर रहा था, वही हाउचन की तरफ से हमें गॉड ऑफ सिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिस जगह से गुजरता है उस चीज को मिटा के रख देता है। यहाँ पे
दोनों ही अपनी अपनी ऑरा के चलते एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे और आसपास का ये जो वॉल था ना, ये धीरे धीरे करके उन दोनों की ही पावर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन दोनों ही अलग ही सूरत हाल बयां कर रहे थे। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ वापस से अपनी तलवार के साथ बढ़ते हैं। दोनों की तलवारें आपस से कोलाइड करती है और यहाँ पे जब दोनों की ऑरा भी आपस में क्लैश करती है ना, तो स्पेस यहाँ पे ट्रेम्बल करने लगता है, उसमें दरारें पड़ने लगती है और अगले ही पल हम दोनों को एक दूसरे से काफी दूर पाते हैं। यहाँ पे अब ये लोग एक अलग ही प्लेनेट, एक अलग ही जगह पर जैसे आ चुके थे और यूनिवर्स के किस कोने में ये फाइट कर रहे थे ये बस इन्हें ही पता है। यहाँ पे हम डीमन गॉड एम्परर को एक अलग ही ब्लैक कलर के प्लेनेट के ऊपर पाते हैं। तो ही हाउ चेन भी यहाँ पर अपनी लाइफ ऑरा के साथ एक हरे भरे प्लेनेट के ऊपर सवार था और तभी हम हाउ चेन को देखते हैं जो कि निकालता है अपने स्वॉर्ड को, उसे दोनों हाथों से थामते हुए उसकी पावर्स को वापस से यहाँ गैदर करने लगता है। इस दौरान हाउ चेन अपने स्वॉर्ड के पॉइंट को नीचे की ओर करता है और दोनों हाथों से उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ ये मैं गॉड के नाम पे कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड को जमीन पे से प्रेस करता है, यहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसके काफी अलग अलग कोर्स थे और हर एक कोर्स से एक डिवाइन रोशनी निकलने लगती है। और ये जो फॉर्मेशन था ना, ये काफी ज्यादा मैसिव था और धीरे धीरे इसका साइज और ज्यादा एक्सपेंड करता जाता है। तभी हाउचन की वॉइस हमें सुनाई देती है और वो कहने लगता है कि मैं गॉड्स के नाम पर उस सन को यहाँ पर डिसेंडेंट होने देता हूँ। इसी के चलते हम देखते हैं कि हाउचन जिस प्लेनेट के ऊपर था ना, वो अपने उस फॉर्मेशन के दम पर एक जाइंट से सन को यहाँ पे बुला लेता है। इस सन का मैसिव साइज तुम देखो बस। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस जाइंट से सन को अपने सक्शन फोर्स की मदद से खींचता है जो कि उसके बस एक इशारे की मोहताज थी। वही दूसरी तरफ हाउचन जो कि अपनी तलवार को लेके खड़ा था और यहाँ पे डीमन एम्परर को ही देखे जा रहा था। वही दूसरी तरफ डीमन एम्परर भी उसके इस अटैक को देखकर ऐसा स्माइल करता है कि जैसे उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और जिसके बाद वो स्माइल करते हुए अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि आज तुम्हारा ये सन भी यहाँ नहीं बचने वाला, वो भी तुम सबके साथ मारा जाएगा। ये कहते हुए वो एक अटैक सीधा उस सन की तरफ कर देता है और यहाँ उसका सिंगल स्ट्राइक वाला ये अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्ट वाला था कि जैसे वो सन से टकराता है ना, अचानक से उस सन का एक हिस्सा धीरे धीरे करके कोलैप्स करने लगता है। साथ ही एक डिस्ट्रक्शन वाला इम्पैक्ट भी रिलीज तो होता है, लेकिन वो सन धीरे धीरे करके कम्प्लीटली यहाँ पे नथिंगनेस में बदलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर डीमन एम्परर ने जिस अटैक से उस पे अटैक किया है ना, वो एक ऐसी आग है जो कि सन तक को जला के राख कर रही है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल पूरा का पूरा ये सन काला पड़ने लगता है, जो देखकर हाउचन भी शॉक्ड था। और डीमन एम्परर हाउचन से कहने लगता है कि जैसे तुम्हारे उन फेक गॉड्स को मैंने जला के राख कर दिया ना, जो कि वैसे भी किसी काम के नहीं थे, आज ये सन भी बिल्कुल उसी तरीके से जल के राख होने वाला है। कहते हुए वो अपने हाथों के बीच में उसी छोटे से ब्लैक होल को समन कर लेता है, क्योंकि ये उसका डिवाइन डोमेन जो होने वाला है। बहुत ही कूल वे में कहता है डिवाइन डोमेन, जिसके साथ ही वो उस ब्लैक बॉल को अपने फिंगर टिप पे ले आता है और कहने लगता है गॉड स्लेइंग डोमेन एक्टिवेट। ये कहना ही था। हम देखते हैं कि यहाँ पर इतना खतरनाक ऑरा वो रिवील करता है कि वो छोटा सा बॉल एक्सपेंड करते साथ ही यहाँ पर आसपास के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतनी डिस्ट्रक्शन ऑरा उस डोमेन के अंदर थी और जितने भी पावर को उसने सप्रेस करके रखा था ना, उन सभी को बाहर रिलीज करते साथ ही वापस से वो उन्हें अपने सक्शन फोर्स के जरिए से अंदर खींचने लगती है और यहाँ तक कि हाउ चेन को भी। और अगले पल हम यहाँ पर इन लोगों को एक दूसरी ही जगह पे पाते हैं, जहाँ पर ऊपर डीमन गॉड का वो ब्लैक डोमेन था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ के आसपास काफी सारे डिस्ट्रक्शन ऑरा गिरने लगती है और तभी यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन भी होता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्ट्रक्शन पावर रिलीज होती है। यहाँ पे होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर चारों तरफ बस अंधेरा छा चुका था, कहीं पर भी सूरज की एक रोशनी नहीं थी। बस जो था ऊपर आसमान में वो था यहाँ पे डीमन एम्परर का वही ब्लैक सन, यानी कि उसका डोमेन। और यहाँ हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस के ऊपर जो डीमंस थे वो भारी पड़ रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि माहौल को बिगड़ता हुआ देखते साथ ही सबसे पहले जो मास्टर पलादीन होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आसपास का नजारा देखते हुए कहने लगते हैं कि आखिर अचानक से क्या हुआ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यहाँ पे सीमा सेन की मदर और बाकी सब लोग भी इस चीज को फील कर लेते हैं और वो भी कहने लगती है कि हाँ, यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल चुका है, कितनी अजीब सी फीलिंग दे रहा है। ऐसा खतरनाक मंजर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मानो डिस्ट्रॉय हो चुका हो। अब तभी यहाँ पे हम मास्टर लॉन्ग यानी कि हाउचन के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें भी जब ये चीज फील होती है तो वो भी नहीं रह पाते और वो ऊपर मौजूद उस ब्लैक सन को देखते साथ ही समझ जाते हैं कि हाउचन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो कहने लगते हैं कि मेरे बच्चे, न जाने वहाँ पर सिचुएशन कैसी होगी। यहाँ पे हाउचन के लिए सभी लोग परेशान हो रहे थे और एक टक आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। तभी हम यहाँ पे शाओली को भी देखते हैं, जहाँ पर उसे तो सबसे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने डीमन एम्परर की पावर को विटनेस किया था जब उसने फैंटेसी पैराडाइज के अंदर घुसपैठ किया था। और तभी उस मंजर को याद करते हुए वो कहने लगती है कि जरा सोचो कि डीमन गॉड एम्परर ने कितनी खतरनाक पावर को अपना बना लिया है, एक ऐसी ताकत जो कि हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हाँ, अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सैर को देखते हैं, जहाँ पे सैर भी जब उस
उस ब्लैक मून को देखती है तो वो भी समझ आती है कि आखिर ये ताकत क्या है। वो कहती है ये ऐसी अजीम ताकत है जिसके अंदर इतना दम है कि वो गॉड्स तक को डिस्ट्रॉय कर सके। अब तभी उसे हाउचन की फिक्र होती है तो वो तेजी से आगे बढ़कर उसे देखना चाहती थी, क्योंकि अभी भी वो हाउचन के जरिए से कोई भी जवाब नहीं देख पा रही थी, जिसके चलते उसे इसकी और ज्यादा फिक्र होती है। अब जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो आसपास जितने भी डीमंस जो कि उसे रोक रहे थे सर उन्हें निपटा दे, साथ ही सीधा उस बड़ी से ब्लैक मून की तरफ वो बढ़ी चली जाती है। और तभी इससे पहले कि सर उसके अंदर समा पाती यहाँ पर एक बैरियर जैसे उसे रोक लेता है। ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वो अंदर जा क्यों नहीं पा रही, पर फिलहाल के लिए वो जानती है कि उसकी ड्यूटीज यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फिर भी हाउचन से लगातार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। अब तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ब्लैक सन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टेरिफाइंग और डिस्ट्रक्शन और लगातार बाहर रिलीज होती रहती है। और तभी हमें इसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तो अलग ही माहौल चल रहा था। हम हाउचन को देखते हैं जो कि इसके अंदर जैसे कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका था। लगातार उसकी बॉडी नीचे की ओर गिरने लगती है और यहाँ की हर एक चीज अनस्टेबल होती रहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हाउचन को कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देती है। और तभी हाउचन उस जगह पे लैंड करते साथ ही आसपास की जगह को देखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर डीमन एम्परर को देखते हैं जहाँ पर उसका हाथ जैसे हाउचन के ऊपर था और उसने कम्प्लीटली हाउचन को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। हाउचन को भी यहाँ पर काफी अजीब सा फील होता है। और तभी यहाँ पे हमें 360 व्यू दिखाया जाता है जहाँ हाउचन के नीचे एक बहुत बड़ी सी जैसे कोई बुक मौजूद थी और जैसे कि काफी बड़े बड़े हाथ ने चारों ओर से पकड़ के रखा हो, और ये हाथ देखने से ही पता लग रहा है कि किसी ह्यूमन के तो हो ही नहीं सकते। इस दौरान हमें इस जाइंट से उस डेमोनिक बुक का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही इसका जो मिडिल पेज है वो ओपन होता है तो गोल्डन कलर के कुछ एंशिएंट टेक्स्ट हमें नजर आते हैं जो कि हाउचन के सामने खोल के रख दिए जाते हैं। इस दौरान हाउचन इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था, पर तभी हम देखते हैं कि वो जो क्रीपी सा हैंड है वो धीरे धीरे करके उस पेज के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है और जहाँ जहाँ से वो हाथ गुजरता है तो ऐसा लग रहा था कि उसने इस गोल्डन स्पेल को पूरी तरीके से कास्ट कर दिया हो, जैसे इसका कलर भी ब्लू हो जाता है। और तभी यहाँ हाउचन के आसपास कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ अनइमेजिनेबल वाली चीज होने लगती है जो कि हाउचन भी फील कर लेता है। उसकी जो डिवाइन ऑरा थी धीरे धीरे जैसे वो फेड होने लगती है। हाउचन यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये चीज है तो है क्या। उसने कहीं ना कहीं गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्पर फ्रेंडशिप की ताकत को बहुत कम आंक लिया था। तभी यहाँ पे हम डीमन एम्पर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमने शुरू से लेकर ही एक गलत चीज को अपना टारगेट बनाया है। तुम गलत थे हाउचन, तुम्हें मुझे कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सच क्या है इससे तुम पूरी तरीके से अनजान हो, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम उस झूठ में इतना ज्यादा खुश हो कि तुम सच्चाई को पहचानना ही नहीं चाहते। इस दौरान हम वापस से हाउचन को देखते हैं जहाँ पर उसके आसपास वो स्ट्रेंज सी चीज वापस से होने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन ऑरा जैसे फेड हो रही थी और यहाँ पर ये जो मिस्टी एरिया है ये पूरी तरीके से हाउचन को अपने अंदर चपेट में लेने लगता है। हाउचन को ये ब्लडी मिस्ट पूरी तरीके से उल्टा लटका देता है और उसकी बॉडी से वो जो डिवाइन ऑरा है वो धीरे धीरे करके ड्रेन में करना शुरू कर देता है। इस दौरान डीमन एम्परर फेंगशू जो कि उसे ही देखे जा रहा था अब वो उसके और करीब आने लगता है और कहने लगता है कि क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना कि आखिर मेरी पीक पावर क्या होगी। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैंने अपना अभी पीक शो नहीं किया। अगर तुम मुझे अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एम्परर भी कहो तो भी ये मेरी पावर को डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि इसके आस पास भी कहीं नहीं है। असल में तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या हूँ और मैं यहाँ पर किस काम के लिए आया हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि हाउचन की जैसे बॉडी भी यहाँ से कम्प्लीटली फेड होना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके उसका जो डिवाइन फिगर है वो नीचे से लेकर बिल्कुल सर तक फेड होने लगता है और जैसे ही उसका बस सिर तक का हिस्सा बचता है तभी डीमन एम्परर अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ बढ़ा देता है जैसे कि वो उसे कम्प्लीटली वाइप आउट करना चाहता हो। और तभी हम देखते हैं कि हाउचन का जो फेस होता है वो भी पूरी तरीके से जैसे नथिंगनेस में बदल जाता है। इसी के साथ द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि हाउचन का पूरा डिवाइन फिगर यहाँ पर उस कास्ट किए गए स्पेल के चलते छोटे छोटे लाइट के रेशो में बदल जाता है और यहाँ से कम्प्लीटली जैसे वो गायब हो चुका हो। धीरे धीरे करके ये जो छोटे छोटे गोल्डन रेशो थे ना ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाउचन कभी था ही नहीं। अब हाउचन को पूरी तरीके से फना कर देने के बाद डीमन एम्परर फेंगशू यहाँ पे एक कमाल की लाइन कहता है और बताता है कि क्योंकि मैं डीमन एम्परर फेंगशू मुझे और मेरी ताकत का कोई अंदाजा लगाए, कोई मेजर करे, मैं उससे भी परे हूँ। ये कहते हुए ना वो जो अपनी गॉडली डिस्ट्रक्शन पावर को लीड करता है ना वो बिल्कुल देखने लायक थे। लिटरली यहाँ पर उसने साफ साफ क्लियरली मैसेज दे दिया था कि वो आसान खिलाड़ी नहीं है और उसने हाउचन को डिसअपीयर करने से पहले कहा था कि उसने अभी तक अपनी पीक पावर को यूज ही नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि अभी तो बैटल पर शुरू हुई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका ये जो गॉडली डिस्ट्रक्शन ऑरा है ना वो चारों ओर एक्सपेंड कर जाता है और रैपिडली
एक्सपेंड करता रहता है, जिसके चलते ये ऑरा नीचे जमीन तक भी फैलने लगती है और जितने भी डीमंस जो कि ह्यूमंस को स्लॉटर कर रहे थे बहुत ही ब्रूटली, उनको ये ऑरा और ज्यादा करेज कर रही थी। और यहाँ ये लोग जैसे इस चीज को फील करते हैं ना, सभी लोग पॉज हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हुए यहाँ अपने डीमन गॉड एम्परर को चीयर करने लगते हैं। सभी लोग उसके नारे लगाते हैं और इन सब के अंदर एक जैसे अलग ही पागलपन छा चुका था, जिसके चलते अब यहाँ पर ये लोग पूरे के पूरे ह्यूमंस को वाइप आउट करने वाले थे। अब ये नजारा जब सेबेस्टियन के पेरेंट्स और बाकी सभी लोग देखते हैं ना, उनके कदम अब लड़खड़ाने लगते हैं। वो लोग पीछे की ओर हटते हुए हैरानी के साथ आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। तभी हमें यहाँ पर सैर के ग्रैंडफादर से लेके बाकी के एल्डर्स को भी दिखाया जाता है और उन सबका रिएक्शन बिल्कुल सेम था। सभी हैरानी के साथ बस ऊपर की ओर देखे जा रहे थे, क्योंकि ये जो ऑरा थी ना, इसने कम्प्लीटली हाउस जेन की जो ऑरा थी, जो इनको हल्की फुल्की भी फील हो रही थी, उसे जैसे कम्प्लीटली इरेज कर देता है, जिसके चलते अब ये लोग हाउस जेन के लिए बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। अब यहाँ पे हम बाकी के डीमन गॉड पिलर्स को देखते हैं, जहाँ पर जब वो ये चीज फील करते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इसी दौरान हम यहाँ पर उस लेडी को भी देखते हैं, यानी कि उसी डीमन को, जो कि ऊपर की तरफ देखकर कहने लगती है कि फादर फाइनली आपने कर दिया। और वो स्माइल करते हुए कहती है कि मैं वाकई में आपकी बेटी होने के नाते आज मैं इतना ज्यादा ऑनर फील कर रही हूँ कि मैं इसे लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। और अब बस मुझे उस पल का इंतजार है जब इन सारे ह्यूमंस को भी हम मसल के रख देंगे। अब इस दौरान हम देखते कि सारे के सारे डीमंस बिल्कुल पागल हो चुके थे और उसी फुल रेज के साथ, फुल किलिंग इंटेंट के साथ वो लोग ह्यूमंस की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ह्यूमैनिटी का बैकबोन इनके डीमन एम्परर ने तोड़ दिया है। और सभी लोग एक सुर में एक साथ कहने लगते हैं कि हमारे मैजेस्टी ने इनके सो कॉल्ड गॉड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और अब बस इनकी बारी है जिन्हें कि हम मार के रहेंगे, चलो इन्हें मार देते हैं। यहाँ पे हाउशन की ऑरा डिसअपीयर होने के चलते जो इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर पड़ता है ना, यहाँ पर वो देखने लायक था। पहले जो एक नाइट चार डीमन से अकेले फाइट कर रहा था, अब यहाँ पर एक अकेला डीमन चार नाइट्स को निपटा रहा था। सभी का मॉरल काफी ज्यादा डाउन हो चुका था, जो कि यहाँ पे देखने से ही साबित हो रहा है। इस दौरान हम यहाँ पर एक एल्डर को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी घुटनों के बल आ चुका था, लेकिन जब वो आसपास अपने नजारे को देखता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर मैं अपने लोगों की मदद कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर एक डीमन तो 4 से ज्यादा नाइट्स को निपटा रहा था। इस वक्त इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल लग रही थी, क्योंकि ह्यूमैनिटी कम्प्लीटली बैकफुट हो चुकी थी और उतनी ही ज्यादा रेज के साथ डीमंस भी इनकी तरफ चार्ज कर रहे थे। अब तभी हम देखते हैं कि उस एल्डर के पीछे भी एक जाइंट सा डीमन आता है, जो कि उसके सिर को मसलने के लिए अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लेता है और अगले ही पल वो उसकी बॉडी को पकड़ लेता है और जमीन में से दबाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान वो फाइट बैक करते हैं, जहाँ पे वो अपने स्वॉर्ड के जरिए से उसे पुश बैक कर रहे थे, पर वो डीमन उतना ही अपना मुंह फाड़ के बार बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। अब इस दौरान वो अपने मन में कहने लगता है कि क्या यही हमारा अंत है? क्या 6000 सालों से हम इसके लिए इंतजार कर रहे थे? नहीं चेयरमैन, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बातें झूठी नहीं हो सकती। अब हमें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर आप इतने कमजोर होते और आपको अपनी ताकत पे यकीन नहीं होता तो आप कभी भी हमें यहाँ तक नहीं लाते। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अकेले वहीं पे मौजूद था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ फील कर लिया था कि जिसके चलते उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और अब वो समझ चुका है। और तभी एक आवाज उसके कानों को चीरते हुए वहाँ उसे सुनाई देती है और तभी एक ब्लेड भी तेजी से उड़ते हुए आता है सीधा उसकी तरफ और एक आवाज कहने लगती है कि योर मैजेस्टी, परेशानी के लिए खेद है। और तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन के स्वॉर्ड की तरफ डीमन एम्परर काफी गुस्से के साथ देख रहा था और वो स्वॉर्ड बिल्कुल उसके नाक के पास से होके गुजर जाती है और सामने वाली वॉल से जा टकराती है और जिस ओर से ये स्वॉर्ड आई थी उसी ओर डीमन एम्परर देखने लगता है, जहाँ हाउ चेन बताने लगता है कि तुम होगी एक ऐसी जीनियस जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स में पहली बार अपीयर हुआ है और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तुम्हारा गॉड स्लेइंग डोमेन वाकई में एक ऐसी अल्टीमेट पावर है जो कि गॉड्स तक को काउंटर कर सकता है। तभी यहाँ पर हमें हाउ चेन का छोटा वाला वर्जन दिखाया जाता है, फिर उसका टीनेज लुक और फिर उसका अडल्ट लुक और अब हाउ चेन उसके सामने अपने गॉड ऑफ लाइट एंड होप के फॉर्म में उसके सामने आता है और कहता है तुम एक जीनियस हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी ज्यादा खराब है? आखिर तुम इस बात को भूल कैसे सकते हो कि मैं सिर्फ एक गॉड नहीं हूँ? ये कहते हुए हाउ चेन अपनी गॉड ऑफ होप वाली ऑरा को रिलीज करता है और बताता है कि हाँ, मैं सिर्फ एक गॉड नहीं बल्कि मैं एक नाइट भी हूँ, बिल्कुल उन्हीं की तरह जो कि इस वक्त जमीन पे बैटल कर रहे हैं और जो कि हार मानना कभी नहीं चाहते। इसी के साथ हमें यहाँ पर उसी नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस डीमन को पुश करते हुए पीछे की ओर ढकेल देता है और अब ऐसे ही बाकी सारे नाइट्स भी अपनी हिम्मत को बांधते हुए सीधा डीमंस की तरफ चार्ज कर देते हैं और उन डीमंस का खात्मा करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वापस से हाउ चेन अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और गुस्से के साथ कहने लगता है कि एक नाइट हमेशा अपनी पूरी विल पावर के साथ फाइट करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक उसके अंदर आखिरी सांस है। इन लोगों को प्रोटेक्ट करना ही एक नाइट की पहली और आखिरी ड्यूटी है। यहाँ पर गॉड ऑफ सिन का चेहरा देखने लायक था और तभी हाउ चेन उसके मुंह पे कहता है कि अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग स्पेयर हो तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ, मैं तुम्हें इन्वाइट
करता हूँ कि तुम विटनेस करो स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को। ये कहते हुए हाउचन अपने पास से उस 7 कलर्ड क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और उसे हवा में उछाल देता है, और जो कि यहाँ पे आते साथ अपना काम शुरू कर देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसपास के सारी जितनी भी डिवाइन एनर्जीज है वो वैसे उन्हें अब्सॉर्ब करते हुए सीधा एक जगह पर वो गैदर करती है, जिसके चलते थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक ब्राइट लाइट एमिट होती है जो कि गोल्डन कलर की थी, और सीधा उसकी पावर यहाँ आसमानों से जा टकराती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन ने अपने थ्रोन्स की पावर को गैदर करना शुरू कर दिया था, और यहाँ हम देखते हैं कि हाउचन एक एक करके सारे के सारे थ्रोन्स के बारे में बताने लगता है कि हम लोग स्लॉटर के एबिस में जाकर भी फाइट करते हैं ताकि अपनों को प्रोटेक्ट कर पाए। यहाँ पे हाउचन की आवाज नीचे जमीन पर भी सभी लोगों को सुनाई देती है और सबके सब यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट भी देने लगते हैं। और अभी हाउचन ये वर्ड्स कहते हुए बिल्कुल नाइट्स की तरह पेश आता है और बताने लगता है कि हम लोग अपने दिलों में प्रोटेक्शन एंड मर्सी को साथ लेते हुए अपनी मौत तक का पीछा करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी यहाँ पे ग्लो करने लगती है, और यहाँ जो भी इसके विल्डर्स थे वो भी हाउचन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसी के साथ हाउचन के सामने हमें थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट भी दिखाया जाता है और बताने लगता है हम अपने मॉर्टल विजडम और स्पिरिट को बर्न करते हुए गॉड्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। हम हमारे होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को भी दांव पे लगा देते हैं और उसे ऑर्डर एंड लॉ की तरह यूज करते हुए होमलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट और डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ की पावर को भी हाउचन यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ हाउचन के पीछे एक और थ्रोन ग्लो करता है और हाउचन बताने लगता है कि हम वो नाइट है जो कि अपने फियर एंड सॉरो यानी कि डर और दुख को अपनाते हैं। हमें हाउचन का ये कहना ही था कि उसके पीछे जो डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो था वो भी हाउचन के एक इशारे पे यहाँ एक्टिवेट हो जाता है। और हाउचन आगे बताने लगता है कि हम फिर भी बिना रुके कंटिन्यूअसली फाइट करते रहेंगे जब तक तुम्हारे जैसा डीमन हमारे होमलैंड को और हमारे लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक के बाद एक आते रहेंगे। इसी के साथ हाउचन एक गहरी सांस लेता है और कहने लगता है कि मैं एक गॉड होने के साथ साथ टेंपल नाइट का एक नाइट भी हूँ और साथ ही ग्लोरी एंड लीडरशिप का डिवाइन नाइट भी, और नाम है मेरा लॉन्ग हाउचन। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा लेता है। इसी के साथ वो कमांड करते हुए कहता है कि मैं लॉन्ग हाउचन मैं सारे के सारे डिवाइन थ्रोन्स को यहाँ पे समन करता हूँ। ये कहते हुए हाउचन जैसे ही अपनी ब्लेड को हवा में ऊपर उठाता है तो यहाँ पर नीचे से एक डिवाइन लाइट सीधा निकलती है और आसमानों से जा टकराती है जो कि सारे के सारे थ्रोन विल्डर्स को यहाँ कमांड करने लगती है। सबसे पहले हानियो को हाउचन आवाज देता है। जैसे ही हानियो इस आवाज को सुनता है ना तो वो इमीडिएटली अपनी स्पेयर को लेते साथ ही प्रिपेयर हो जाता है और कहने लगता है कि यस कैप्टन मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका थ्रोन भी अब यहाँ से समन होने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हाउचन आवाज देता है यांग वेंजाओ को और उसे कॉल करता है। यहाँ पे यांग वेंजाओ भी अपनी आईज को ओपन करते साथ ही अपने ब्लेड के साथ प्रिपेयर हो जाता है और अब उसका थ्रोन भी उसके साथ इजी से ग्लो करता है। इसी के साथ हाउचन एक एक करके सारे के सारे थ्रोन विल्डर्स को यहाँ पे बुलाता है, उन्हें रिकॉल करता है। और अब बात रही थी हमारी ज़ेंग की, जहाँ पर ज़ेंग भी अपने थ्रोन के साथ रेडी हो जाता है, कहने लगता है कि यस कैप्टन मैं रेडी हूँ। अब बारी थी यहाँ पर थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी की, यानी कि हमारे शूनर की, और वो भी अपनी शील्ड को ऊपर हवा में लहराती है और अपना नाम लेते हुए कहती है कि शूनर भी तैयार है। अब बारी थी यहाँ पर ड्रैगन लीजन स्क्वाड की, जो कि यहाँ थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को ओन करते हैं और यहाँ पर वो भी कहने लगते हैं कि पूरा का पूरा ड्रैगन लीजन भी तैयार है कैप्टन। इसी के साथ ब्रदर है और मास्टर दोनों ही उस हैमर को उठाते हैं और यहाँ पर 28,000 से ज्यादा जो नाइट्स थे वो भी यहाँ पर एक सुर में सेम बात कहते हैं और अपने अपने स्पेयर को हवा में उठा लेते हैं। इसी के साथ तो फाइनली थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ, यहाँ से हम देखते हैं कि ये सारे जो थ्रोन्स थे ये अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पे ग्लो करते हुए सीधा यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू कर देते हैं। और यहाँ ये नजारा कितना कमाल का लगता है, जहाँ स्पेस से हमें दिखाया जाता है ह्यूमैनिटी की ये जो सबसे बड़ी ताकत है जिन्हें डिवाइन थ्रोन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक एक करके सभी हाउचन की एक आवाज में उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जैसा तुम्हें पता है कि छठवां जो डिवाइन थ्रोन है वो हाउचन के पास है, यानी कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। तो यहाँ बाकी के जो 5 थ्रोन्स है वो तो यहाँ पे समन होने ही लगते हैं और जिनकी जो ऑरा है, यहाँ पर जब डीमंस ये नजारा देखते हैं ना तो उनकी भी रूह कांप उठती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 28वां डीमन पिलर है यानी कि डीमन गॉड पिलर, वो भी हैरानी के साथ कहता है कि इन लोगों ने वाकई में 6 के 6 डिवाइन थ्रोन्स की पावर को एक्टिवेट कर लिया। ये नामुमकिन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सरासर पागलपन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। और तब आगे बताता है कि हर एक डिवाइन थ्रोन का जो कर्मा है ना वो एक एब्सोल्युटली पावरफुल लॉ को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी ताकत जिसे मैं लफ्जों में यहाँ बयां नहीं कर सकता कि आखिर वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और ये तो नामुमकिन है कि कोई उन्हें आपस में फ्यूज करने के लिए समन कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? लोगों से एक थ्रोन की ताकत ही झेली नहीं चाहती और वो 6 के 6 थ्रोन्स को आपस में फ्यूज करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैर को देखते हैं जहाँ पर वो भी इस नजारे को विटनेस कर रही थी और तभी वो भी कहती है कि हाउचन मेरी ताकत पूरी ह्यूमैनिटी की ताकत और ये जो भरोसा है ना ये तुम्हारे लिए तुम्हारी एक थ्रोन और तुम्हारे आर्मर की तरह काम करेगी। ये कहते हुए सैर भी अपने पावर को अनलीश करती है, जहाँ पर हम उसी पर्पल लोटस को
देखते हैं, जिसके बाद सैर प्योरीफाई द फाइनल जजमेंट कहते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। सैर का ये जो प्योरीफाई द फाइनल जजमेंट वाला जो अटैक था ना, ये इतना कमाल का था कि लिटरली यहाँ पर वो जो जायंट्स ऑफ ब्लैक डोमेन था ना, जो कि एक प्लैनेट का शेप ले चुका था, यहाँ पर उसके आर पार उसका स्लैश रैक चल चुका था और पलक झपकते इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और जिनके बीच में हम हाउचेन और डीमन एम्पर को देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी यहाँ पे हाउचेन बताने लगता है कि 6000 साल पहले टेंपल नाइट का जो मास्टर था उसने ही इन डिवाइन थ्रोन्स को बनाया ताकि वह इनके जरिए से होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर पीस को कायम कर सके। और तभी हम यहाँ पर उन्हीं 5 एलिमेंटरी स्टार्स को देख पाते हैं, जो कि हाउचेन के आसपास आकर मंडराना शुरू कर देती है और उसका वो जो 7 कलर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन वाला जो क्रिस्टल था उसके इर्द गिर्द आके जमा हो जाती है। और हाउचेन भी इसे ही देखे जा रहा था और यहाँ पे गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्पर का चेहरा देखने लायक था। वो जानता है कि 6 डिवाइन थ्रोन्स की ताकत आखिर क्या होती है। वो समझ चुका था कि हाउचेन का इरादा क्या है और कहीं ना कहीं उसे इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन हाउचेन इतनी इजीली कर पाएगा इसका आइडिया उसे नहीं था। अब तभी यहाँ पर हाउचेन उन सारे स्टार्स को अब कमांड करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि अब तुम देखोगे ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को, तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें मेरा जवाब मिलने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एक एक करके उस 7 कलर क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे स्टार्स समाना शुरू कर देते हैं। पहले रेड, ग्रीन, ब्लू एक एक करके सभी उसके आसपास काफी रैपिडली रोटेट करते हुए उसके अंदर समाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर स्पेस में भी काफी सारा फ्लक्चुएशन होने लगता है। हाउचेन जैसे कि हजारों सालों के बाद मैंने इनहेरिट किया है और तभी हम देखते हैं कि इतना तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है और वो स्टार्स और भी ज्यादा रैपिडली स्पिन करने लगते हैं। तभी यहाँ पे हमें द फाइनल थ्रोन यानी कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है और जिसकी ताकत तो तुम्हें पता ही है। और यहाँ तक कि गॉड ऑफ क्रिएशन ने भी ये कहा था कि अभी तक तुमने इसके ट्रू पावर को अनलॉक नहीं किया है, लेकिन ये अभी भी बाकी सारे थ्रोन्स को कंट्रोल करने की ताकत को होल्ड करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन का जो थ्रोन था वो एक्टिवेट होते साथ ही यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए स्टेयर्स को बिछाना शुरू कर देता है और यहाँ सबसे ज्यादा कमाल का अगर कोई थ्रोन मुझे लगता है तो वो यही है। अब यहाँ पे डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का जो दूसरा हिस्सा है वो भी यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक एक करके जितने भी यहाँ पे ऑल्टर्स बने थे ना, वहाँ पर एक एक स्टोन्स की पावर्स ग्लो करने लगती है। सबसे पहले हम रेड कलर को इमिट होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद ब्लू कलर यहाँ पे इमिट होता है, जिसके बाद फिर पिंक कलर की लाइट इमिट होती है और यहाँ बेसिकली वही जो स्टार एलिमेंट्स थे जो कि डिवाइन थ्रोन के पावर्स को होल्ड किए हुए थे, उनका लोगो भी यहाँ इनके बीच हमें दिखाई देता है। हर एक स्टार यहाँ पर अपने अपने थ्रोन को रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर चाहे वो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी हो, या फिर डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो हो, या फिर डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ, या फिर डिवाइन थ्रोन ऑफ राइट एंड विजडम। एक एक करके बाकी के जो स्टार एलिमेंट्स होते हैं वो भी अपनी जगह जाके फिट हो जाते हैं और यहाँ अपनी ऑरा और अपने लोगों को इमिट करते साथ ही यहाँ पे हमें फाइनली पहली बार दिखाया जाता है जहाँ पर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन बाकी सारे थ्रोन के पार्ट्स को फ्यूज कर रहा है। अब यहाँ पर हमें वही जायंट सा स्टैचू दिखाया जाता है जिसके हाथों में वही विजडम ट्री भी होती है और जो कि यहाँ पर थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट, और ऐसे ही करते करते हमें बाकी के जो थ्रोन विल्डर्स हैं यहाँ पे एक एक करके हमें उनके स्टैचूज भी दिखाए जाते हैं और जिनका साइज काफी ज्यादा मैसिव था। अब अंदाजा लगा लो कि फिर थ्रोन कितना ज्यादा बड़ा होगा और ये सीन ना जितनी बार देखो उतनी बार मजा आ जाता है। यहाँ पे पूरे 6 के 6 थ्रोन्स को हमें दिखाया जाता है और उनके जायंट से स्टैचूज को भी। फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के 5 थ्रोन हाउचेन के थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और ये सभी मिलकर जिस थ्रोन को प्रिपेयर करते हैं वो दिखने में किसी जायंट से डिवाइन पैलेस जैसा लग रहा था। और तभी हाउचेन अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन के पास जाता है और उस पर बैठते हुए कहने लगता है कि फाइनली 6 सील्स अब एक बन चुके हैं, 6 डिवाइन थ्रोन्स की पावर अब इतने सालों बाद फॉर द फर्स्ट टाइम फ्यूज हो रही है। अब बाकी के जो 5 थ्रोन्स की पावर्स हैं वो तेजी से हाउचेन की बॉडी के अंदर इमिट होना शुरू कर देती है। थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो से लेकर थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी, थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ और जो बाकी के थ्रोन्स हैं इन सभी की पावर्स हाउचेन की बॉडी के अंदर तेजी से अब्सॉर्ब होने लगती है, जो कि हाउचेन के लिए एक नए ही गॉडली लुक वाले डिवाइन थ्रोन के आर्मर को मैनिफेस्ट करती है। इसी के साथ 6 थ्रोन्स आपस में फ्यूज होने पर कैसा लुक देता है वो हमें यहाँ दिखाया जाता है और क्या ग्रैंड लुक है। इसी के साथ गाइस फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जिसका कि तुम्हें, मुझे और सभी को बहुत ही ज्यादा अरसे से इंतजार था और जिसके चर्चे पूरे दोंगो कम्युनिटी में हो रहे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हाउचेन के न्यू डिवाइन लुक के बारे में। इसी के साथ हाउचेन का डिवाइन आर्मर मैनिफेस्ट होने लगता है जहाँ पर सबसे पहले उसका क्राउन हमें अलग ही शेप में दिखाया
जाता है। उसका जो आर्मर था, उसका जो सूट था, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब उसके ऊपर एक और डिफेंसिव लेयर आने लगती है। ऑफ वाइट और 7 कलर का मिक्सचर वाला उसका ये आर्मर बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हाउचेन का कंप्लीट लुक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका सूट भी चेंज हो जाता है, साथ ही उसका वेपन भी अब यहाँ पे एक अलग ही लेवल पे मैनिफेस्ट हो चुका था। जिसके बाद हाउचेन अपने स्वॉर्ड को व्हील करता है और उसे थामते साथ ही हमें इसका क्लोज लुक दिखाया जाता है, जहाँ उसका हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। इवन का उसका हेयर कलर भी पहले से थोड़ा लाइट हो जाता है और हमें हाउचेन के इस डिवाइन सूट के मैनिफेस्टेशन का कम्प्लीटली 360 डिग्री लुक दिखाया जाता है। और तभी हाउचेन अपनी आंखें खोलता है, अपनी तलवार को पकड़ता है और हवा में उसे चला के मारता है। इसी के साथ हाउचेन ने फाइनली 6000 सालों में वो कर दिखाया है जो कि ह्यूमैनिटी में आज तक कोई नहीं कर पाया। 6 थ्रोन की पावर्स को आपस में मैनिफेस्ट करते हुए उसने अपने लिए उनके जरिए से एक आर्मर में बना लिया था। और तभी जो डिवाइन ऑरा हाउचेन रिलीज करता है अपने 6 थ्रोन के फ्यूजन से, तो यहाँ पर काफी दूर से लोग इसे देख पा रहे थे। और क्योंकि हाउचेन और यहाँ पे डेमन एम्पर काफी ऊंचाई पे फाइट कर रहे थे और काफी दूर फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर हम देखते कि स्पेस से बस इन्हें ऐसा लग रहा था कि एक तारा काफी तेजी से ग्लो कर रहा है। लेकिन स्टार से जो ऑरा यहाँ रिवील होती है, सभी लोग ये थे कि समझ आता है कि फाइनली उनके कैप्टन, उनके चेयरमैन ने कर दिखाया। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाते हैं। यहाँ पे ग्रैंडपा लोग तक भी हैरान थे। हालांकि वो हाउचेन पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन ये नजारा ये मानव इतिहास में बीते 6000 साल में पहली बार हो रहा था। और वो भी कहने लगते कि फाइनली 6 डिवाइन थ्रोन्स आपस में फ्यूज हो चुके हैं। अब चेरी, वेंगी यान समेत सभी लोग उसी नजारे को विटनेस कर रहे थे और उन्हें अपने कैप्टन के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। साथ ही हम यहाँ पर लिंसन और सीमा सियान को देखते हैं, वो लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल थे। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जितने डीमंस थे ना, वो भी फाइट करना छोड़ देते और वो लोग भी इस नजारे को विटनेस कर रहे थे। क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि एक डिवाइन थ्रोन की पावर ही पूरे के पूरे बैटल का रुख बदलने के लिए इनफ थी, लेकिन यहाँ पर 6 डिवाइन थ्रोन्स को आपस में फ्यूज किया गया है। और जिस बंदे ने इस थ्रोन की पावर को फ्यूज किया है, वो इस वक्त इनके वसीया यानी कि डीमन एम्परर फेंगशु से फाइट कर रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से हाउचेन को देखते हैं, जो कि अपने न्यू डिवाइन लुक में आ चुका था, अपने न्यू सूट में। और यहाँ उसे देखते साथ ही डीमन एम्परर फेंगशु कहने लगता है कि बाकी में इसके दम पे तुम इतना उछल रहे थे, क्या बाकी में ये ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है? अगर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है हाउचेन, एक बात अच्छे से जान लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम चाहे 6 डिवाइन थ्रोन्स की पावर को फ्यूज ही क्यों ना करो, लेकिन तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। अगर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ आ रहा है तो शौक से दिखाओ, क्योंकि इसके दम पर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये वाकई में स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है ह्यूमैनिटी का गॉड रियलम के बाहर, और जो कि तुम्हें मुझसे बचाएगा और तुम्हारे होमलैंड और तुम्हारे लोगों को मेरे कहर से बचाएगा, तो तुम गलत हो। यहाँ पे हाउचेन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है ये वक्त बता देगा, लेकिन फिलहाल के लिए जरा गौर फरमाओ। तुम्हारे अपने लोग भी जानते हैं कि 6 डिवाइन थ्रोन्स की पावर क्या होती है। वो लोग भी बैटल छोड़कर इस वक्त मुझे विटनेस कर रहे हैं। कहते हुए हाउचेन अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, अपनी आईज को क्लोज करता है और कहता है कि अब जरा तुम मुझ पे गौर फरमाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अल्टीमेट ट्रू डिवाइन थ्रोन की पावर को विटनेस कराने वाला हूँ। ये कहते हुए हाउचेन यहाँ पे इसकी पावर को अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस ब्लेड से इतनी डिवाइन रोशनी निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है। और यहाँ पूरे के पूरे आसमान का मंजर ही हाउचेन ने बदल के रख दिया था। आसमान में हमें काफी सारे कलरफुल क्लाउड्स हमें नजर आते हैं और पूरा का पूरा आसमान उन 5 एलिमेंट स्टार के रंग से बिल्कुल रंग चुका था। हर एक कोने में ये डिवाइन थ्रोन्स की पावर और उनके जो सिंबलाइज कलर है वो दिखाई देते हैं, और जो कि काफी डेडली ऑरा को भी रिवील कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन कलरफुल क्लाउड्स को हाउचेन कंट्रोल करते हुए यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को और ज्यादा हवा में उठा लेता है, जिसके चलते यहाँ पर 6 डिवाइन थ्रोन्स की अब जो पावर होती है जो कि इन क्लाउड से निकल रही थी, वो सीधा उसके स्वॉर्ड में अब्सॉर्ब होने लगती है। और ऐसे ही करते करते जब हाउचेन इनफ अमाउंट में एनर्जीज को गैदर कर लेता है, तो तब वो अपनी स्वॉर्ड को तानता है, इसे और टाइटली होल्ड करते हुए अपनी पकड़ को मजबूत करता है और फिर चार्ज कर जाता है सीधा डीमन एम्परर की तरफ। जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फेंगशु वो भी हाउचेन को अपनी तरफ आता हुआ देख पाते हैं, और यहाँ उनके चेहरे का रंग बता रहा था कि ऊपर ऊपर से वो चाहे जितना मर्जी नाटक कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि 6 डिवाइन थ्रोन्स की फ्यूजन का पावर कितना ज्यादा इम्पैक्ट वाला होगा। और तभी हाउचेन फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अगले ही पल में यहाँ पर एक कमाल का स्लैश अटैक पड़ता है, और किसने किसको मारा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि हाउचेन डीमन एम्परर फेंगशु के आर पार निकल चुका था। एक स्लैश अटैक जो कि जैसे स्क्रीन को ही पूरी तरीके से काट रहा था, और डीमन एम्परर फेंगशु के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि हाउचेन ने उसकी बॉडी के ऊपर एक काफी डीप स्लैश अटैक कर दिया था। यहाँ पे फेंगशु को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और पलक झपकते ही हाउचेन ने अपना काम कर दिया था। हवा में हम पर्पल ब्लड को देख पाते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि पर्पल ब्लड डीमंस का होता है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक आंख, जो कि ये सारा नजारा
सारा विटनेस कर रही थी वो डर के मारे कांप उठती है। और ये और कोई नहीं, हाओचन की मदर यानी कि डीमन एम्परर की बेटी बा यू थी, जो कि यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से पैनिक कर जाती है। उसे काफी ज्यादा अपनी चेस्ट के अंदर पेन फील होता है और वो दौड़ती है दरवाजे की तरफ और बाहर निकलते साथ ही वो गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखने लगती है। उसके हाथों में कागज का एक टुकड़ा था। अब ये लेटर है या कुछ और है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, लेकिन जो टेक्स्ट इसमें लिखे हुए हैं उसे देखने से तो यही लग रहा है कि ह्यूमन वर्ल्ड का ही कोई लेटर या बुक का कोई पेज होगा। और इसी सस्पेंस वाले मोमेंट के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और जिसमें कि हमें काफी सारी चीजें पता चलने वाली है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा। पर अब नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को, तब बस हम क्या ही कर सकते हैं, इंतजार करो। बाकी गाइस आज का तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, स्पेशली हाओचन का वो सूट कैसा लगा और एनिमेशन के बारे में बताना, क्योंकि दोनों कम्युनिटी में तो लोग इन दोनों की इस बैटल को ना बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एनिमेशन में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं कर सकता। वेल तुम्हें कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।